इतिहास में पहली बार भारत की दो टीमें एक साथ खेलेंगी। एक टीम खेलेगी रेड बॉल सीरीज और एक टीम खेलेगी व्हाइट बॉल सीरीज। उसके साथ हम बात करेंगे सौरव गांगुली और जय शाह के प्लान्स के बारे में, मोहम्मद शमी का विराट कोहली और टीम इंडिया के पेस बॉलिंग अटैक के ऊपर क्या बयान है उसकी भी हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे राहुल द्रविड़ के बारे में, उनका क्या कहना है इस इंग्लैंड सीरीज के बारे में और कौन सा कोचिंग ग्रुप होगा इस व्हाइट बॉल टीम के लिए। और साथ ही हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो आपकी तरफ से आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले बात करते हैं टीम इंडिया के व्हाइट बॉल दौरे की जो होगा श्रीलंका के लिए। तो सौरव गांगुली से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या इंडिया जुलाई के जो विंडो है उसको एक्सप्लोर कर सकती है आईपीएल के लिए। तो उन्होंने साफ मना किया और उन्होंने बताया कि जुलाई में टीम इंडिया करेगी श्रीलंका का दौरा, जहां पे 6 व्हाइट बॉल मैचेस होंगे। उसमें 3 होंगे ओडीआईज और 3 होंगे टी20। और ये जो टीम होगी वो बिल्कुल अलग होगी जो इंग्लैंड में टीम है। इंग्लैंड में जो टीम है वो वहीं पे रहेगी, वापस नहीं आएगी। तो जो श्रीलंका टीम जाएगी वो एक व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट टीम होगी। और इसी के साथ साथ जो हमारे खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड सीरीज में नहीं गए उनको प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। तो इसकी इन डेप्थ बात करते हैं। टीम खेलेगी जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज। इसमें 3 टी20 और 3 होंगे ओडीआईज। ये श्रृंखला खेली जाएगी 13 जुलाई से 27 जुलाई के बीच। पहले होंगे वनडेज और उसके बाद होंगे टी20। तो ये सीरीज खेली जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ, उन दोनों के बीच में। तो क्या अब हमारी जो इंग्लैंड में टीम है जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह है, वो टीम वापस आएगी श्रीलंका में या कोई और टीम जाएगी? तो सौरव गांगुली का कहना है कि वो टीम वापस नहीं आएगी और अगर वो आना भी चाहे तो नहीं आ सकती, क्योंकि वो टीम अभी 8 दिन का क्वारंटीन करेगी इंडिया में। उसके बाद 10 दिन का क्वारंटीन होगा यूके में। अगर वहां पे वो 5 दिन का वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के बाद वापस आते हैं तो उन्हें श्रीलंका में फिर से क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो इन सभी क्वारंटीन रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो टीम वापस नहीं आ सकती। श्रीलंका में आके क्वारंटीन और खेलने के बाद 13 जुलाई से 27 जुलाई के मैचेस होंगे। तो अगर टीम 28 जुलाई को भी वापस जाती है, रवाना होती है यूके के लिए, तो उन्हें फिर वहां पर जाके 10 से 14 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ सकता है। तो एक बहुत ही बेकार बात होगी, क्योंकि उन्हें फिर टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलेगा। इंडिया की जो इतनी बड़ी स्क्वाड वहां पे गई हुई है वो इसीलिए गई है क्या ताकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अच्छे से खेल सके और आने वाली 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और कुछ इंटर स्क्वाड मैचेस कराए जा सके। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो टीम श्रीलंका वापस आए। तो इसके लिए बीसीसीआई ने बताया है कि यहाँ से इंडिया की एक व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट टीम जाएगी श्रीलंका और जो श्रीलंका का दौरा करेगी और सभी व्हाइट बॉल मैचेस खेलेगी। इस सीरीज का फायदा उन खिलाड़ियों को ज्यादा होगा जो इस इंग्लैंड सीरीज में नहीं गए हैं। उनमें नाम आता है शिखर धवन का, पृथ्वी शॉ का, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या। तो इन सभी खिलाड़ियों के लिए प्रिपरेशन का एक अच्छा मौका होगा, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है और उससे पहले ये मैचेस खेलना एज अ टीम बहुत फायदेमंद होगा इन सभी प्लेयर्स के लिए। क्योंकि अब आईपीएल 2021 कैंसिल हो चुका है और उसका भी पक्का पता नहीं है कि वो कब होगा। तो इस ऐसे समय में ये जो सीरीज है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है उन प्लेयर्स के लिए जो अब ज्यादा खेलने वाले नहीं हैं, स्पेशली जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं उनके लिए। तो वो टीम वहां पे जाएगी और सारे मैचेस खेलेगी। और लेकिन ये टीम भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी जितनी की स्ट्रॉन्ग हमारी रेड बॉल टीम अभी इंग्लैंड में है। तो इस चीज से हमें ये पता चलता है कि इंडिया के रिसोर्सेज कितने रिच हैं क्रिकेटर्स के मामले में, हमारी डेप्थ कितनी ज्यादा है, और इसका ज्यादातर श्रेय जाता है बीसीसीआई को। इसके साथ हमारा जो मेन कोचिंग स्टाफ है वो है इंग्लैंड में जाएगा रेड बॉल सीरीज के लिए। तो कौन सा कोचिंग स्टाफ होगा इस व्हाइट बॉल सीरीज के लिए? तो बीसीसीआई से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक राहुल द्रविड़ और एनसीए के जो कोचिंग स्टाफ है उसको भेजा जाएगा इस व्हाइट बॉल टीम के साथ, ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर कर सके और वहां भी सीरीज जीती जा सके। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि बीसीसीआई एक सेकंड स्ट्रिंग टीम भेज रहा है। तो लेकिन इस टीम में एक खास बात क्या होगी,
क्योंकि इस टीम में ना तो होंगे विराट कोहली और ना ही होंगे रोहित शर्मा। तो इसका मतलब है कि हमें एक नया कैप्टन देखने को मिलेगा। क्या वो श्रेयस अय्यर हो सकते हैं, लेकिन वो भी इंजर्ड है? क्या वो शिखर धवन हो सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार हो सकते हैं? ये सभी चीजें हमें देखने को मिलेंगी जब स्कोर अनाउंस की जाएगी। लेकिन उससे पहले तक हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ये खिलाड़ी होंगे, ये कैप्टन हो सकता है। इसकी इन डेप्थ और बात करेंगे। जो इसमें जो ज्यादातर खिलाड़ी हैं वो वही होंगे जो रेड बुल टीम का हिस्सा नहीं है। तो अब ट्राई करते हैं कि वो प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं जो इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे, और हम इसमें डिसाइड भी करेंगे कि कैप्टन कौन हो सकता है। फिलहाल हम 20 प्लेयर्स को चूज करेंगे, और उनको चूज करते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि पहले एक सेटल प्लेइंग 11 बनाई जाए और उसके बाद उनके रिप्लेसमेंट को ध्यान में रखा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से तब तक के लिए मैं ये टीम चुनने से पहले मैं मानता हूं कि टी नटराजन, श्रेयस अय्यर और वरुण चक्रवर्ती तब तक फिट हो चुके होंगे और सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर वापस घर जा चुके हैं 10 डेज का क्वारंटीन, मैंडेटरी जो क्वारंटीन होता है उसको कंप्लीट करने के बाद। और केकेआर की जो मैनेजमेंट टीम है वो उनके साथ लगातार अभी बनी हुई है, तो उम्मीद है वो फिट होंगे। श्रेयस अय्यर का जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था उसके बाद वो भी उम्मीद है कि जल्दी ही फिट होंगे। और टी नटराजन की सर्जरी हुई थी, उन पे थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन उम्मीद है वो भी फिट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ओपनिंग के लिए यहाँ पे अभी बेस्ट ऑप्शन होंगे शिखर धवन और पृथ्वी शॉ। पहली बात, ये दोनों एक जोड़ी में शानदार प्रदर्शन किया है। पृथ्वी शॉ, शिखर धवन तो उस टीम में होंगे ही होंगे क्योंकि वो व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट हो चुके हैं अभी टीम इंडिया के। और पृथ्वी शॉ, उनको शायद इसीलिए इंग्लैंड नहीं भेजा गया कि वो इस टीम के साथ जा सके, और इस टीम के साथ अगर वो खेलेंगे तो धवन के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी पार्टनरशिप जो है उसके बारे में हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। और अगर ये दोनों ओपनिंग करते हैं तो एक बात तय है कि इंडिया को एक ताबड़तोड़ शुरुआत जरूर देंगे, चाहे वो साझेदारी छोटी हो, लेकिन वो साझेदारी एक ताबड़तोड़ साझेदारी के रूप में हमारे सामने होगी। नंबर 3 पर होंगे सूर्य कुमार यादव, क्योंकि उन्हें अभी पिछले कुछ समय में T20 में 3 नंबर पर खिलाया गया था। विराट कोहली ने खुद अपनी पोजीशन उनके लिए छोड़ दी थी और उनको फिर वनडे टीम का भी हिस्सा बनाया गया था। वनडे टीम में उन्हें चांस नहीं मिला, उनसे पहले श्रेयस अय्यर खेले, जो कि ठीक भी था क्योंकि श्रेयस अय्यर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें हटाने का कोई रीजन नहीं था। तो इस वजह से सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर खेलेंगे और मुंबई के लिए भी उनका शानदार प्रदर्शन रहा है। नंबर 4 पर मैंने चूज किया है ईशान किशन को, क्योंकि ईशान किशन ने T20 में क्या क्या वो हम सभी जानते हैं, और जो IPL में करते आ रहे हैं उस चीज के बारे में बताने को किसी की कोई नीड नहीं है। तो नंबर 4 पर होंगे ईशान किशन। तो ओपनर्स हो गए शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर ईशान किशन। नंबर 5 पर होंगे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर 5 नंबर पर खेलते आ रहे हैं वनडे टीम के अंदर और T20 टीम के अंदर भी, तो उन्हें मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का अनुभव है और वो अच्छी फॉर्म में भी थे जब तक वो IPL से बाहर नहीं हुए, और उम्मीद है वो जल्दी वापस आएंगे। और वो कैप्टनसी के जो दावेदार है उनमें से एक श्रेयस अय्यर जरूर होंगे, क्योंकि अगर इंडिया को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखना है तो श्रेयस अय्यर उनमें से सबसे आगे हो सकते हैं। नंबर 6 पर होंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या अब बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की वो बैटिंग फॉर्म में थे IPL से पहले तक, उस चीज को ध्यान में रखेगी BCCI, और मुझे उम्मीद है कि उन्हें एज अ प्योर बैट्समैन खिलाया जाएगा। अगर कभी जरूरत पड़ी तो 1-2 ओवर भी डाल देंगे, लेकिन वो पहले एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही खेलेंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें फिट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट साबित हो सकते हैं T20 वर्ल्ड कप में। तो नंबर 6 पर होंगे हार्दिक पांड्या और नंबर 7 पर होंगे कृणाल पांड्या, उन्हीं के भाई। कृणाल पांड्या ने इससे पहले जो वनडे सीरीज हुई थी उसमें दिखाया था कि वो उसमें काबिलियत है वो खेलने की, वो एक अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। उनसे हम 10 ओवर की उम्मीद तो नहीं कर सकते, पिछली वनडे सीरीज में भी यही क्रिटिसाइज किया गया था कि वो एक 10 ओवर के बॉलर नहीं है। T20 में 4 ओवर डालने होते हैं, वो डाल के निकल जाते हैं, लेकिन 10 ओवर काफी ज्यादा हो जाते हैं और 10 ओवर डालने की क्षमता उनमें शायद अभी नहीं है। तो हो सकता है कि हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या मिलकर 10 ओवर डालें। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो इंडिया के लिए कृणाल पांड्या बहुत ही अच्छे एसेट साबित हो सकते हैं, और
कृणाल पांड्या की बॉलिंग के अलावा उन्होंने जो बैटिंग की थी वनडे सीरीज में, वो हम सभी को याद है, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की थी, आखिर में आकर जो पहले मोमेंटम था उसको चेंज करना और उसको कैरी फॉरवर्ड करना। जब धीमे शुरुआत हुई तो उसको तेज फिनिश देना, और अगर अच्छी शुरुआत हुई तो आते ही लप्पे लगाना, बड़े शॉट्स लगाना, वो अच्छी तरह से कर सकते हैं कृणाल पांड्या। तो नंबर 7 तक हमारे पास हो चुके हैं। उसके बाद नंबर 8 पर रखा है भुवनेश्वर कुमार को। भुवनेश्वर कुमार को हल्की फुल्की जो निगल्स वगैरह हैं वो उस टाइम तक ठीक हो चुकी होंगी, और वो जाएंगे टीम इंडिया की व्हाइट बॉल टीम के साथ, जो कि बेटर प्रिपेयर हो पाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। और यही चीज़ ध्यान में रखा गया है, क्योंकि जो इंग्लैंड टीम गई है उसमें हमारे फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज पहले ही बहुत रिच हैं। भुवनेश्वर कुमार जाते तो शायद उनको स्टार्टिंग 11 में भी मौका मिल जाता, लेकिन चूंकि टेस्ट में ज़्यादा ओवर्स डालने पड़ते हैं, ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो इसी के चक्कर में, वर्कलोड मैनेजमेंट करने के चक्कर में और उनकी जो इंजरी प्रोन बॉडी है उसको बचाने के लिए भुवनेश्वर कुमार को रेड बॉल टीम में चांस नहीं दिया गया और उन्हें व्हाइट बॉल टीम के साथ भेजा जाएगा। ये भी एक कैप्टनसी के दावेदार हो सकते हैं उनके साथ। अब बाद में भुवनेश्वर कुमार भी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन नंबर 7 तक हमारे पास प्रॉपर बैट्समैन हो चुके हैं। उसके बाद नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 9 पर रखा मैंने नवदीप सैनी को, क्योंकि नवदीप सैनी धीरे धीरे इंडिया के जो फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज हैं उनमें पहले वो काफ़ी ऊपर थे। उन्होंने पहले ही अपने T20 मैच में मैन ऑफ द मैच भी मिला था, लेकिन उसके बाद से वो धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे थे, क्योंकि उसके बाद टी नटराजन आ चुके थे, मोहम्मद सिराज ने जो वापसी की, उसके बाद और जो शार्दुल ठाकुर, जिस तरह से उन सभी ने गेंदबाजी की, तो नवदीप सैनी पीछे होते जा रहे थे। और उनमें उनका कोई कसूर नहीं था, उनसे पहले जिसको भी मौका मिला उसने परफॉर्म किया, और इस वजह से वो पीछे होते जा रहे थे। लेकिन ये व्हाइट बॉल सीरीज उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें उन्हें स्टार्टिंग 11 में मौका जरूर मिलेगा। तो नंबर 9 पर हो गए नवदीप सैनी। नंबर 10 पर रखा है मैंने टी नटराजन को। उम्मीद है कि वो भी इस टीम के लिए फिट होंगे, इस दौरे के लिए फिट होंगे। अगर टी नटराजन फिट होते हैं तो वो इस टीम में अवश्य होंगे, क्योंकि वो एक व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं। उनकी यॉर्कर्स तो हम सभी जानते हैं कि वो अपनी यॉर्कर्स के साथ क्या कमाल कर सकते हैं। तो टी नटराजन इस टीम में होंगे, और नंबर 11 पर होंगे युजवेंद्र चहल। तो हमारी स्टार्टिंग 11 काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और ये इतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी हमारी रेड बॉल टीम। मैं आपको एक बार स्टार्टिंग 11 स्टार्टिंग से बता देता हूँ। शिखर धवन और पृथ्वी शॉ करेंगे ओपनिंग। नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर ईशान किशन, नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर कृणाल पांड्या। उसके बाद आते हैं भुवनेश्वर कुमार, नटराजन, नवदीप सैनी और युजवेंद्र चहल। तो काफी अच्छा टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर बहुत शानदार है। कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या के रूप में अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज काफी शानदार हैं। इसमें है भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और नवदीप सैनी, जिनके पास एक्यूरेसी है, स्पीड है, स्विंग है, तो वो तीनों अच्छा काम कर सकते हैं एज अ यूनिट। उनके साथ है युजवेंद्र चहल और कृणाल पांड्या स्पिन डिपार्टमेंट को संभाल सकते हैं। ये हो गई हमारी स्टार्टिंग 11, और इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन खिलाड़ी हो सकते हैं। तो मेरे जहन में पहला नाम आता है देवदत्त पडिक्कल और संजू सैमसन, जो कि टॉप 3 में बल्लेबाजी कर सकते हैं, और इन्हें शायद मौका मिल सकता है। देवदत्त पडिक्कल को टीम में रखा जाएगा, लेकिन हो सकता है अगर कभी चांस मिला तो संजू सैमसन देवदत्त पडिक्कल से पहले खेल जाए। तो 2 खिलाड़ी ये हो गए। उसके बाद मिडिल ऑर्डर्स में खिलाने के लिए होंगे मनीष पांडे, क्योंकि मनीष पांडे को भी एक चांस और बनता है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए और कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है। हम सोच सकते थे नीतीश राणा के बारे में, लेकिन वो एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है और नीचे आकर वो फंस जाते हैं। तो इनमें से बेस्ट चॉइस होगी मनीष पांडे। उसके साथ ही हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर, स्पेशली हार्दिक पांड्या के, अगर उन्हें एक ऑलराउंडर की जरूरत पड़ी तो शिवम दुबे और विजय शंकर में से किसी एक को मौका मिल सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली वो होंगे शिवम दुबे, क्योंकि विजय शंकर को काफी देखा जा चुका है और शिवम दुबे को इंटरनेशनल लेवल पर उतना मौका नहीं मिला है जितना उन्हें शायद मिलना चाहिए था। तो एक और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को टीम रखेगी हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर। हार्दिक पांड्या अगर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या टीम को महसूस होता है कि हमें एक ऑलराउंडर की जरूरत है, तो शिवम दुबे और विजय शंकर में से किसी एक को खिला सकती हैं। उसके बाद होंगे राहुल तेवतिया, जो कि स्पिनर, किसी भी स्पिनर को रिप्लेस कर सकते हैं, बेसिकली कृणाल पांड्या को, क्योंकि कृणाल पांड्या का एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट होंगे राहुल तेवतिया। बस फर्क होगा, वो एक फिंगर स्पिनर है और ऑफ स्पिनर है, और ये है लेग स्पिनर। तो और इनके साथ ही होंगे हर्षल पटेल और दीपक चहर। फास्ट बॉलिंग रिसोर्स कितना खतरनाक हो चुका है।
टीम में पहले ही है टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार और नवदीप सैनी। इनके साथ जोड़ दीजिए दीपक चाहर को और हर्षल पटेल को। दीपक चाहर और हर्षल पटेल ने इस आईपीएल में जिस तरह की गेंदबाजी की है शायद ही और कोई दूसरा गेंदबाज कर पाया हो। ये सीजन इन दोनों के लिए बहुत ही शानदार साबित हुआ है और खासकर हर्षल पटेल के लिए। तो ये उनका चांस हो सकता है टीम में खेलने के लिए। तो ये दोनों होंगे फास्ट बॉलिंग के लिए हमारे रिप्लेसमेंट। और साथ में 2 स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती और राहुल चहर। राहुल चहर ने भी अच्छी गेंदबाजी की है और वरुण चक्रवर्ती जो पिछले कुछ समय से लगातार टीम में सेलेक्ट होते हैं, लेकिन कभी इंजरी की वजह से, कभी किसी तरीके से वो हर बार बाहर हो जाते हैं, लेकिन इस बार उम्मीद है कि वो वापस खेल पाएंगे। तो मैं एक बार टीम आपको पूरी बता देता हूँ। 20 मेंबर्स की टीम हो चुकी है। शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, नवदीप सैनी, टी नटराजन, युजवेंद्र चहल। उनके रिप्लेसमेंट होंगे संजू सैमसन, देवदत्त पाडिक्कल, मनीष पांडे, शिवम दुबे, राहुल तेवतिया, हर्षल पटेल, दीपक चाहर, वरुण चक्रवर्ती और राहुल चहर। इन 20 खिलाड़ियों के अलावा अगर टीम किन्हीं 2 खिलाड़ियों के ऊपर विचार कर सकती है तो वो मेरे ख्याल से होंगे ऋतुराज गायकवाड़ और जयदेव उनादकट। अगर इनमें से कोई खिलाड़ी फिट नहीं होता या कुछ होता है तो उसमें जयदेव उनादकट की जो प्रोबेबिलिटी है वो शायद इन दोनों में से ज्यादा है। तो उम्मीद है कि वो जयदेव उनादकट भी इस टीम में हिस्सा बन सकते हैं। हो सकता है वो शिवम दुबे की जगह आ जाए। और इसी तरह है ऋतुराज गायकवाड़, तो उनको भी मौका दिया जा सकता है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के तौर पर। जाहिर है उन्हें खेलने का मौका स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, पर उन्हें टीम के साथ रखा जा सकता है। तो ये हो गई मेरी टीम, जो कि उतनी ही स्ट्रोंग है जितनी की टीम हमारी इंग्लैंड में जाने वाली है। और दोनों टीमें इतनी स्ट्रोंग है, ये बताता है कि इंडिया के रिसोर्सेज कितने रिच हैं इस समय क्रिकेट के बारे में। अगर वो लगातार ऐसे ही परफॉर्म करते रहे, और इंडिया का परफॉर्म करने का रीजन भी यही है, अगर ये टीम इतनी शानदार है, उसके अलावा अगर हम इसमें स्टैंड बाय प्लेयर्स को जोड़ दें जो कि इंग्लैंड जा रहे हैं, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा और आवेश खान, तो मुझे लगता है इस टीम में पक्का होते तो वो भी इस टीम का हिस्सा होते। तो वो भी स्टैंड बाय प्लेयर्स के तौर पर जा रहे हैं। एक जो मैं कहूँगा नाम मिसिंग है, आपको भी लग सकता है, वो है कुलदीप यादव। लेकिन शायद कुलदीप यादव अब टीम से बाहर हो चुके हैं। अगर उन्हें वापसी करनी है तो उन्हें डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने होंगे और उनमें अच्छा परफॉर्म करके अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाना होगा। तो वही एक नाम है जो शायद मिस हुआ हो, लेकिन बाकी सभी मुझे ठीक लग रहा है। और कुछ इस तरह की हमारी टीम दिख सकती है, और दोनों ही टीमें शानदार हैं इस समय और जीतने का मादा रखती है। ये टीम, ये जो सीरीज होगी, ये एक वर्ल्ड कप के लिए हमारी अच्छी प्रिपरेशन साबित हो सकती है, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा प्रिपेयर करने का टाइम नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो मेन टीम है वो है इंग्लैंड में। लेकिन ये याद रखिए कि जो इंग्लैंड में टीम है वो हमारी बेस्ट टीम है, और लेकिन अगर हमारे बेस्ट 24 खिलाड़ी वहां पर हैं तो हमारे अगले 20 खिलाड़ी भी उतने ही सॉलिड है। तो इस चीज़ की शुरुआत की थी ऑस्ट्रेलिया ने, लास्ट ईयर इंग्लैंड ने भी इस चीज़ को ट्राई किया, और अब इंडिया अपने इस चीज़ को ट्राई कर रहा है, और उम्मीद है कि उन सबसे बेटर परफॉर्म करेगी टीम इंडिया। तो ये एक अच्छी बात है। T20 वर्ल्ड कप के लिए अच्छी प्रिपरेशन साबित हो सकती है, क्योंकि इंडिया को इस साल T20 वर्ल्ड कप के लिए वन ऑफ द फेवरेट्स माना जा रहा है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ। तो ये एक बड़ी सीरीज हो सकती है एज अ प्रिपरेशन के तौर पर अगर इसे देखा जाए तो ये बात हो गई श्रीलंका टूर की। अब देखते हैं बाकी जो स्कोर आएगी उसकी बातें तो मैं आपको बता ही दूंगा कि सौरव गांगुली, बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और ट्रेजरर जय शाह यूके क्यों जा रहे हैं। तो खबर ऐसी है कि यूके जाएंगे गांगुली और जय शाह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए, और साथ ही वो प्रपोजल लेके जाएंगे आईपीएल को सितंबर में इंग्लैंड में कराने के लिए। अब हो सकता आप सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इंग्लैंड की कुछ काउंटीज और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पहले ही अपना इंटरेस्ट दिखा चुका है आईपीएल इंग्लैंड में कराने के लिए। और ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो और भाई श्रीलंका हो और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो कंट्रीज हैं वो अपना दिखा चुके हैं इंटरेस्ट कि हम आईपीएल कराना चाहते हैं अपनी कंट्री में। इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि आईपीएल एक ग्लोबल ब्रांड है और इसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया के खिलाड़ी खेलते हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और इससे जो उनके क्रिकेट बोर्ड को रिवेन्यू भी मिलेगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये एक वजह है कि वो सभी क्रिकेट बोर्ड्स अपना वहां पे आईपीएल कराना चाहते हैं। लेकिन जब बीसीसीआई प्रेसिडेंट और ट्रेजरर जाएंगे वहां पर, तो वहां पे बातचीत होगी और अगर सब कुछ ठीक रहा
तो हमें आईपीएल देखने को मिल सकता है सितंबर एंड में इंग्लैंड में। ये आईपीएल कराया जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज के बाद। ये बेस्ट विंडो है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इसका रीजन ये है कि इस समय पर टीमें भी फ्री होंगी, लगभग सभी टीमें फ्री होंगी, क्योंकि उस समय सभी टीमें T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रही होंगी। तो और इंग्लैंड और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो पहले ही इंग्लैंड में मौजूद होंगे। तो अगर वो ऐसा कर पाते हैं, किसी तरह से पॉसिबल कर पाते हैं आईपीएल को इंग्लैंड में कराने के लिए, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इस टाइम में आईपीएल कराना बहुत ही रिस्की काम है और बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। तो अगर करा पाती है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी और एक T20 वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है सारी ही नेशंस के लिए जो भी इस टीम का हिस्सा है। तो और इंग्लैंड पहले ही बता चुका है कि वो अपने खिलाड़ियों को इंटरनेशनल ड्यूटी से एनओसी नहीं देगा आईपीएल खेलने के लिए, क्योंकि ये रीशेड्यूल हुआ है। आईपीएल जो पहले होना था उसके लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनके प्लेयर्स को एनओसी दे दी थी कि वो पूरा आईपीएल खेल सकते हैं, और अगर बीच में कोई सीरीज होगी जैसे न्यूजीलैंड की सीरीज होनी थी वो उसमें मैनेज कर लेंगे और प्लेयर्स को खिला लिया जाएगा। लेकिन अब उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है, क्योंकि आईपीएल रीशेड्यूल होगा तो इसमें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम उनको पहले एनओसी दे रहे थे, अगर वो नहीं हो पाया, ये मिसफॉर्चूनेट था कि ये नहीं हो पाया, और अब हम उनको एनओसी नहीं देंगे, इंटरनेशनल ड्यूटी से छुट्टी नहीं देंगे। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन उम्मीद है कि सभी टीमें वहां पे खेल पाएंगी। T20 वर्ल्ड कप इतना बड़ा कंपटीशन है, तो सभी टीमें अपने आईपीएल के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन करना चाहेंगी, और उससे बेहतर प्रिपरेशन क्या हो सकती है जो कि हो इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग, जितनी कॉम्पिटिटिव लीग हो। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर सभी टीमें वहां पे राजी हो जाती हैं और आईपीएल इंग्लैंड में कराया जाता है तो T20 का वर्ल्ड कप से जस्ट पहले हमें देखने को मिलेगा आईपीएल, और वो आईपीएल बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि कुछ टीमें और वो आईपीएल और ज्यादा शानदार इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो प्लेयर्स वापस घर जा चुके थे कोरोना की वजह से या इंजरी की वजह से, वो सभी खिलाड़ी वापस आ सकेंगे जिनका रिप्लेसमेंट नहीं लिया गया था। तो ये एक अच्छी बात है। आईपीएल एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, इसकी व्यूअरशिप कितनी अच्छी है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का ये भी कहना है कि जो बचे हुए मैचेस हैं वो इंग्लैंड में कराएंगे, और साथ ही अगर पॉसिबल हो सकता है तो ग्राउंड में स्पेक्टेटर्स को भी अलाउ कर दिया जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में स्पेक्टेटर्स को अलाउ कर दिया जाएगा कि वो वहां पे आए और ग्राउंड में मैच देख सकते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली पहले ही कह चुके हैं कि इंडिया में आईपीएल नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जिस तरह से इंडिया के हालात खराब होते जा रहे हैं, उम्मीद अभी नहीं है कि वो किसी भी आने वाले जल्दी समय में वो ठीक होंगे। तो बेस्ट ऑप्शन होगा इंग्लैंड में आईपीएल कराना। सौरव गांगुली और जय शाह जा रहे हैं इंग्लैंड। अगर सब ठीक रहा तो हमें देखने को मिलेगा आईपीएल सितंबर एंड में। बाकी इससे रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई भी खबर आएगी तो मैं तो आपको बता ही दूंगा। ये एक बड़ी बात थी। और अब हम बात करते हैं राहुल द्रविड़ की। राहुल द्रविड़ से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इंग्लैंड और इंडिया सीरीज के बारे में आपका क्या कहना है, तो राहुल द्रविड़ ने जवाब दिया कि इंडिया का ये बेस्ट चांस है इंग्लैंड में सीरीज जीतने का, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने का। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि इस समय जो इंडिया के खिलाड़ी हैं उनका ही ये कहना है कि इस समय जो टीम है वो सबसे बैलेंस टीम है अब तक की इंडिया की। इसमें अच्छे बैट्समैन, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, फास्ट बॉलर्स अच्छी फॉर्म में है, जडेजा, अश्विन अच्छी फॉर्म में है। तो एक बहुत ही बैलेंस टीम है, और जो सभी खिलाड़ी है वो भी अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं। तो इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में सीरीज जीतने का सबसे अच्छा मौका है इंडिया के पास। इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि एक एक्सपीरियंस स्क्वाड है हमारे पास, एक बैलेंस स्क्वाड है। एक्सपीरियंस की बात की जाए इसमें विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, चेतेश्वर पुजारा है, और भाई हमारे पास हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, अश्विन, रविंद्र जडेजा। तो लगभग 10 से 11 पूरे के पूरे खिलाड़ी हमारे एक्सपीरियंस्ड है, और इनके साथ साथ हमारी जो पूरी स्क्वाड है वो है फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड। इसमें कोई भी प्लेयर मिसिंग नहीं है जो पोटेंशियल इसमें आ सकता था और उन्हें बाहर रखा गया हो। इस टीम को फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड भेजी गई है इंग्लैंड में, और इंडिया के लिए अच्छी बात है
कि उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड इंग्लैंड भेज दी है, उसके बाद भी उनके पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी दूसरी ओवरसीज जाके सीरीज जीत सकते हैं, और वो शायद हमें देखने को भी मिलेगा कि वो जीतेंगे भी। तो राहुल द्रविड़ का ये बयान था। राहुल द्रविड़ के बारे में एक अच्छी उसके बाद में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले उसके और बात कर लेते हैं कि राहुल द्रविड़ और क्या कहना चाह रहे थे। उनका कहना था कि ये टीम जो है इतने अच्छे फॉर्म में चल रही है, विराट कोहली इसको जिस तरह से लीड कर रहे हैं, ही इज लीडिंग दिस टीम फ्रॉम द फ्रंट, और इसके साथ साथ उनके पास रोहित शर्मा जिनके रहने हैं जो कि बहुत ही टैक्टिकली साउंड कप्तान है, विराट के पास एग्रेशन है, वो इंस्टेंट फैसले ले सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट में शायद इंडिया का बेस्ट कप्तान है विराट कोहली, ऐसा उनका कहना था। और उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो हैं हमारी टीम के वो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, उसमें चाहे रोहित शर्मा हो चाहे मयंक अग्रवाल हो, दोनों ही खिलाड़ी रन बनाकर आ रहे हैं और अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं। उनके लिए सबसे अच्छी बात ये होती है फॉर्म में होने की और रन बनाने की कि उन खिलाड़ियों के पास होता है कॉन्फिडेंस, और जब उनको नेट पे बल्लेबाजी करने को मिलेगी क्वालिटी फास्ट बॉलर के खिलाफ तो इंडिया और बेहतर बल्लेबाजी कर पाएगी। पुजारा जो है वो तो हमेशा से ही इंडिया की टेस्ट टीम की रीढ़ की हड्डी रहे। एक मैच में उन्हें ड्रॉप किया गया था जब लास्ट इंग्लैंड टूर हुआ था, लेकिन वो एक गलती थी जो कि इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट ने भी मानी और बाकी सब ने भी मानी। तो ये एक अच्छी बात है कि पुजारा भी उस टीम में शामिल है। विराट कोहली रन मशीन है, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लास्ट जब इंडिया ने टूर किया था तो इंडिया के लिए बेस्ट बल्लेबाज और बेस्ट प्लेयर साबित हुए थे वो इंग्लैंड में। उसके साथ साथ पंत, जिस तरह की मैच्योरिटी उन्होंने अब दिखाई है, और लास्ट टूर पे भी उन्होंने 149 किए थे आई थिंक, तो वो एक बड़ी बात है कि पंत जैसा खिलाड़ी इतनी मैच्योरिटी के साथ खेल रहा है और आपको इतनी अच्छी अच्छी शुरुआत दे रहा है। उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा, शायद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ दिस टूर्नामेंट हैज बीन रविंद्र जडेजा टिल नाउ, बिकॉज उनकी जो बैटिंग में इंप्रूवमेंट दिखा है, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, और गन फील्डर जो है, टेस्ट क्रिकेट में फील्डिंग बहुत मायने रखती है क्योंकि उन प्लेयर्स जो हैं वो डॉट गेंदें खेल सकते हैं जितनी चाहें, लेकिन जो फील्डर्स ही हैं जो उन पे दबाव बना सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइट फील्डिंग होगी तो उन पे आप दबाव बना पाएंगे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे रविंद्र जडेजा। और रवि अश्विन के बारे में हम सभी जानते हैं कि किस तरह के वो बॉलर हैं और वो बैटिंग में भी कितना इंप्रूवमेंट कर चुके हैं। उसके साथ हमारे फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी हो, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, सभी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। और उनके साथ जोड़ दीजिए शार्दुल ठाकुर को, और जो उनके साथ नेट गेंदबाज जाएंगे वो होंगे प्रसिद्ध कृष्णा और आवेश खान। तो ये भी अच्छी फॉर्म से निकल के आ रहे हैं सभी खिलाड़ी, तो एक अच्छी बात है। और इसमें एक नाम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वो है हनुमा विहारी। वो पिछले कुछ समय से इंग्लैंड में ही है और काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस चीज का फायदा भी टीम को मिलेगा। तो राहुल द्रविड़ ने इस चीज को प्रेडिक्ट किया है, ये सीरीज टीम इंडिया जीत सकती है 3-2 से, और ये पहली बार होगा कि इंडिया टेस्ट सीरीज जीतेगी इंग्लैंड में। अगर ऐसा कर पाते हैं तो विराट कोहली पहले कप्तान होंगे जिन्होंने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हर जगह टेस्ट सीरीज जीती है। तो और जो राहुल द्रविड़ के बारे में एक बड़ी खबर है कि बीसीसीआई उनको भेजना चाहता है एज अ कोचिंग स्टाफ विद द व्हाइट बॉल टीम दैट विल बी ट्रैवलिंग श्रीलंका। उनके राहुल द्रविड़ होंगे हेड कोच, और उनके साथ जो उनसे की एनसीए का पूरा स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ है, वो जाएगा व्हाइट बॉल टीम के साथ श्रीलंका के दौरे पर। अगर ऐसा होता है कि उन सभी खिलाड़ियों के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि राहुल द्रविड़ के साथ मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स खेल चुके हैं या फिर उनकी कोचिंग में खेल चुके हैं, एनसीए के साथ खेल चुके हैं, एनसीए में प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो एक अच्छी बात होगी कि उनके पास एक अच्छा कोच होगा। बातें करेंगे आगे आगे जो बातें करेंगे, जिस तरह की रिपोर्ट्स हमारे सामने आएंगी, जो भी टीम अनाउंस होगी, राहुल द्रविड़ की कोचिंग के बारे में क्या कहना है, वो सभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं मोहम्मद शमी की। तो मोहम्मद शमी का एक इंटरव्यू हुआ अभी क्रिकबज़ के साथ, और उसमें उन्होंने बताया, जब उनसे पूछा गया कि विराट कोहली के बारे में आप क्या कहेंगे और टीम इंडिया के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने बताया कि विराट कोहली बॉलर्स के कैप्टन है, वो आपको पूरी फ्रीडम देते हैं, आप जो प्लान से आपके वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिस तरह से बॉलिंग करना चाहते कर सकते हैं। जब आपके प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं होते तब विराट कोहली अपना इंटरवेंशन करते हैं। अगर आपके प्लान जो आपने बनाए हैं वो अच्छी तरह से आप एग्जीक्यूट करें, और अगर उनसे रिजल्ट मिलते हैं तो विराट कोहली आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, वो आपको जो फील्ड चाहिए होती है वो फील्ड देते हैं, आप उनसे जाके किसी भी तरह की बातें कर सकते हैं, वहां पे फील्ड पे कभी कभी एंजॉयमेंट भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, सब तरह की बात होती है। अगर हम कोई गलती करते हैं तो एक दूसरे को जाके बता भी देते हैं।
तो एक बहुत ही अच्छा साइन है टीम इंडिया के लिए। और विराट कोहली जो है वो हमें पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। उनका कहना था जब वो कैप्टन बने थे कि मैं ये 4-5 बॉलर्स हैं जिनके दम पर मैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन जगहों पे जाकर सीरीज जीतूंगा। और उन्होंने ये करके दिखाया है। और जितने भी बॉलर्स हैं वो उनको अच्छे से सपोर्ट करते हैं। विराट कोहली के साथ मोहम्मद शमी का कहना है कि विराट कोहली के पास जब हम जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता वो कैप्टन है, वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन है। ऐसा लगता है कि वो हमारे एक चाइल्डहुड फ्रेंड है। हम उनके साथ जिस भी तरह की बातें चाहे कर सकते हैं, जो भी ओपिनियन है वो शेयर कर सकते हैं। और विराट कोहली एक एग्रेसिव कप्तान है। उनकी इस एग्रेसिव अप्रोच की पूरा रिफ्लेक्शन दिखता है हमें टीम के ऊपर कि टीम भी इतनी ही एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलती है। और ये हम कहीं ना कहीं हमारी टीम को मदद करता है। विराट कोहली का जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है वो टीम पे साफ दिखता है। और इसी कॉन्फिडेंस को कैरी कर फॉरवर्ड करते हैं हमारे बॉलर्स। और ये अब जो है जिस तरह की टीम हमारी बन चुकी है, तो पहले जो अपोजिशन टीम होती थी वो डरती थी कि भाई इनके पास अच्छे बैट्समैन हैं, तो वो पहले हमें सीमिंग ट्रैक्स देती थी। लेकिन अब जो बल्लेबाज तो है ही शानदार, लेकिन उसके साथ साथ अब जो अपोजिशन टीमें हैं वो हमारी बॉलिंग से भी डरने लगी है। अब वो सोचते हैं कि अगर हम इनको सीमिंग ट्रैक दें या स्पिनिंग ट्रैक दें। सीमिंग ट्रैक दिया तो इनके फास्ट बॉलर उधेड़ के रख देंगे इनको, और अगर स्पिनिंग ट्रैक दिया तो इनसे बेहतर स्पिनर दुनिया में और किसी के पास नहीं है। हमारी बैटिंग शानदार है, फील्डिंग एज अ फील्डिंग ग्रुप जो हमने मेहनत की है वो फील्ड पर साफ दिखती है। और इसी चीज का रिफ्लेक्शन है कि अपोजिशन टीमें डरती हैं अब इस टीम से। इंडियन टीम का एक खौफ बन चुका है क्योंकि हमारे पास 4-5 अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। उनमें मोहम्मद शमी है, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, और अभी जो नए बॉलर्स आए हैं मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी, नटराजन। तो ये एक बहुत ही शानदार क्रॉप आ चुकी है हमारे पास फास्ट बॉलर्स की। अगर उसमें व्हाइट बॉल के बॉलर्स को भी ऐड कर दिया जाए तो उसमें होंगे दीपक चहर और हमारे पास आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा जो आ रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छी क्रॉप है फास्ट बॉलर्स की। और वहीं अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो हमारे पास 4-5 अच्छे स्पिनर्स हैं। उनमें पहला नाम आता है रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन का, जो कि रविचंद्रन अश्विन अभी एज अ टेस्ट स्पेशलिस्ट खेल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा हैं जो दोनों ही काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं। उसके साथ वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, ये अभी टेस्ट टीम में के साथ हैं। और उसके अलावा हमारे पास तेवतिया है, अक्षर और भाई वरुण चक्रवर्ती है, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव। तो एक अच्छी क्रॉप हमारे पास फास्ट बॉलर की है, अच्छी ही क्रॉप स्पिनर्स की भी है। और इंडिया हमेशा से बैटर्स की कंट्री माना गया है, तो जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ये सब बल्लेबाज होंगे तो कोई भी अपोजिशन टीम उनसे खौफ खाएगी। तो ये बात रही हमारे मोहम्मद शमी के कहने पर। और ये अब उनका एक चीज और कहना था। उनका कहना था कि इस टीम से अपोजिशन टीमें डरती हैं, उनको लगता है कि इनके साथ खेलना और इनसे जीतना बहुत ही कठिन होगा। और इस वजह से, और ये कठिन हुआ किस लिए है, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम हार जाएंगे। हम खेलते हैं सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए। और दूसरा रीजन है कि हम एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं ऑन द फील्ड। तो ये हमारी टीम का जो है विनिंग ओवरसीज जो हम जीत रहे हैं ओवरसीज में, उसका एमएसपी रहा है ये दोनों चीजें। टीम को बॉन्डिंग अच्छी है, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा है, इस वजह से हम ओवरसीज भी जीत पा रहे हैं। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम पर आए आपके कुछ सवाल का, कि उनमें से पहला सवाल था अगर आईपीएल इंग्लैंड में होता है तो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कौन सी होगी। तो देखिए हर टीम स्ट्रॉन्ग थी। जो टीमें इंडिया में अच्छा कर रही थी वो टीमें इंग्लैंड में भी अच्छा करेंगी, लेकिन उसमें साथ साथ ये बात ध्यान रखने की होगी कि कौन सी टीम को ज्यादा फायदा होगा। कौन सी टीम को ज्यादा फायदा होगा। जो टीमें पहले अच्छा कर रही थी जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी, सीएसके और एमआई, ये चारों टीमें अभी भी अच्छा करेंगी, क्योंकि एमआई, डीसी और आरसीबी की स्ट्रेंथ होगी इंग्लैंड में खेलना, छोटे ग्राउंड्स होंगे और उनकी फास्ट बॉलिंग बहुत ही शानदार है। सीएसके भी अच्छी तरह से एज अ टीम खेल रही है, तो उनको भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक टीम जिसको सबसे ज्यादा फायदा होगा वो मेरे हिसाब से हो सकती है आरआर, क्योंकि आरआर के पास जो खिलाड़ी वापस आएंगे उसमें होंगे बेन स्टोक्स, क्योंकि अब आईपीएल बाद में होगा तो इंजर्ड खिलाड़ी थे जो वापस आ गए थे वो वापस टीम में आ जाएंगे। उनमें पहला नाम आता है बेन स्टोक्स का, फिर जोफ्रा आर्चर, लिम लिविंगस्टन, एंड्रू टाई, और फिर अब एक बार राजस्थान के हम प्लेइंग 11 देखते हैं।
इसमें इसमें जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, संजू सैमसन 3 नंबर पर। और भाई फिर आते हैं हमारे पास बेन स्टोक्स हैं, डेविड मिलर हैं, क्रिस मॉरिस हैं, जोफ्रा आर्चर हैं। तो इनके जो 3 पक्के खिलाड़ी हैं ओवरसीज जो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, बटलर, बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर, ये इन दोनों का होम ग्राउंड हो जाएगा। अगर कोई भी खिलाड़ी अपने होम ग्राउंड में बेहतर ही खेलता है तो शायद सबसे ज्यादा जिस टीम को बेनिफिट होगा वो टीम होगी राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि उनके ज्यादातर विदेशी खिलाड़ियों का होम ग्राउंड है इंग्लैंड, तो उनको फायदा होगा। लेकिन जो टीमें शुरुआत से अच्छा करती आ रही हैं वो अच्छा ही करेंगी। और इस चीज में और आगे किस चीज को टीम को फायदा हो सकता है वो है आरआर। सो सबसे ज्यादा जिस चीज को फायदा होगा वो आरआर टीम होगी। अब जो दूसरा क्वेश्चन आया था, व्हाट विल बी आरसीबीज स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 इफ आईपीएल टेक्स प्लेस इन इंग्लैंड। तो आरसीबी इस साल अच्छा कर रही थी, उनके पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो अच्छा किस लिए कर रही थी। उनका अच्छा करने का रीजन था, एक था उनके मिडिल ऑर्डर जो कि मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स के दम पर चल रहा था, और वो अभी भी वही काम करता रहेगा। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ऊपर ओपन करेंगे, वहां पे उनको अच्छी गेंद आएगी बल्ले पर तो वो भी फायर करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो अभी भी टीम उस फॉर्मूले पे टिकी रहेगी। उसके बाद हर्षल पटेल ने जो गेंदबाजी की थी, वॉशिंगटन सुंदर और शहबाज अहमद ने जिस तरह से गेंदबाजी की, मोहम्मद सिराज, तो मोस्ट ऑफ द प्लेइंग 11 लगभग सेम रहेगी। कुछ चांस चेंजेस ऐसे हो सकते हैं कि नंबर 3 पर जहां पे रजत पाटीदार खेल रहे थे वहां पे फिन एलन को लाया जा सकता है, और नीचे जहां डैनियल सैम्स और डैनियल क्रिश्चियन खेल रहे थे उनकी जगह से शहबाज अहमद या किसी नवदीप सैनी में से एक को लाया जा सकता है। तो ये टीम कर सकती है। और अगर ये नहीं करना चाहती तो टीम कर सकती है नंबर 1-2 पर विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल और मैक्सवेल को नंबर 3 पर पुश कर सकती है, एबी डिविलियर्स को नंबर 4 पर, और फिर नीचे वो मोहम्मद अजरुद्दीन को भी रख सकती हैं जो कि शायद पेस के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी होंगे, और फिर डैनियल क्रिश्चियन वगैरह सेम आते रहेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करना चाहती, डैनियल क्रिश्चियन को नहीं खिलाना चाहती, मोहम्मद अजरुद्दीन को नहीं खिलाना चाहती, तो किसी भी ओवरसीज बैट्समैन को वहां पे खिला सकती हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है। तो मेरे हिसाब से देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, मैक्सवेल, एबी, फिर नंबर पे डैनियल सैम्स, उसके बाद आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, काइल जैमिसन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल। तो लगभग यही प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से आरसीबी देखेगी। और अगर मैं हो सकता है वो टीम पुरानी अपनी प्लेइंग 11 के साथ चली जाए, तो इसमें मैं ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा, क्योंकि पहले टीम अच्छा कर रही थी और वो कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा था। उनके पास बैटिंग के काफी लंबी बैटिंग थी, ऑप्शंस अच्छे थे, बॉलिंग में भी 7 से 8 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ जारी थी, 3-4 बॉलिंग ऑप्शन स्पिन के थे, 3-4 फास्ट बॉलर्स थे। तो ओवरऑल एक अच्छा ग्रुप लग रहा था, अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था। तो अगर वो उसी टीम के साथ चली जाए तो मुझे कोई ज्यादा हैरानगी नहीं होगी। और ये जो आईपीएल पोस्टपोन हुआ था उससे पहले काफी स्ट्रॉन्ग टीम थी, और वो अभी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग साबित होगी, और हो सकता है कि वो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाए। तो वो हम देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन अभी जो 4 स्ट्रॉन्गेस्ट टीमें हैं वो है दिल्ली, सीएसके, एमआई और आरसीबी। तो अगर इंग्लैंड में हो या कहीं पे भी हो टूर्नामेंट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीमें अभी फिलहाल के लिए यही चारों रहेंगे। अगला क्वेश्चन आया था, विच 2 टीम्स कैन प्ले फाइनल इफ आईपीएल विल टेक प्लेस इन इंग्लैंड। तो मुझे जो लग रहा था अभी आईपीएल पोस्टपोन होने से पहले, 2 टीमें जो आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स थी। अब आप कहेंगे सीएसके और एमआई भी तो अच्छा खेल रही थी, लेकिन डीसी और आरसीबी में जिस तरह का कॉन्फिडेंस इस साल दिख रहा था, जिस तरह के क्रिकेट वो खेल रहे थे, तो मुझे लगता है कि डीसी और आरसीबी होते तो फाइनल्स यही दोनों खेलते। अब देखते हैं वो तो खेलता कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि यही खेलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आगे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बताता रहूंगा। अब हम बात करते हैं कि जो 2 टीमें एक साथ खेल रही हैं इसके ऊपर किस तरह के ऑब्जेक्शंस उठ रहे हैं। ये चीज हम पहले देख चुके हैं कि एक ही समय पर जो स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं जिनके पास क्रिकेट की अच्छी डेप्थ है, वो एक ही क्रिकेट बोर्ड 2-2 टीमें एक साथ खिला रहा है। एक टीम अलग जगह खेल रही है, दूसरी टीम अलग जगह खेल रही है। तो ये होता है कि क्रिकेट रिचेस की वजह से एक क्रिकेटिंग नेशन के पास कितने रिसोर्सेज हैं और उनको किस तरह से इस्तेमाल करता है। तो ये सबसे पहले शुरुआत की थी ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस समय वो खेल रहा था 80s 90s के टाइम में, जिस तरह का वो दौर चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया टीम एक साथ 2-2 टीमें खिला देता था और दोनों टीमों को हराना मुश्किल होता था।
क्योंकि उनके पास जिस तरह के खिलाड़ी थे और वो सीधा मार काट वाली क्रिकेट खेलते थे कि उन्हें सिर्फ जीतने से मतलब था, वो चाहे कैसे भी जीते, वो सामने वाली टीम पर चढ़कर खेलते थे, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते थे, लेकिन वो जीतते थे और दोनों ही टीमें जीतती थी और दोनों टीमों को हराना बहुत ही मुश्किल होता था। उसके बाद ये चीज अभी कुछ टाइम पहले इंग्लैंड ने ट्राई की, जब इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज होनी थी और उसके इंग्लैंड कहीं और भी खेल रहा था, तो उन्होंने दो टीमें बना दी थी और एक टीम इंडिया में थी और दूसरी जगह पर वो खेल के फिर वहां पर पहुंची और इसका नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड तीनों सीरीज इंडिया में हार गया, टेस्ट सीरीज, वनडे सीरीज और T20 सीरीज। तो इस चीज के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस उठ रहे हैं कि क्या हमें ऐसा कर देना चाहिए कि एक ही नेशन अपनी दो दो टीमें एक साथ अलग अलग जगह पे खिला सकता है। क्या ये अपमान नहीं है उन देशों का जिनके साथ उनकी सेकंड स्ट्रिंग टीमें खेल रही हैं? क्या इसमें हम कुछ बेहतरी कर सकते हैं या नहीं? तो इस चीज के लेकर मीटिंग हुई और उसमें बताया गया, उसमें उन्होंने सोचा है कि जो स्ट्रॉन्ग टीमें हैं उनके लिए हमें FTPs अलग बनाने चाहिए, फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स अलग बनाने चाहिए, क्योंकि वो इतनी बड़े टीमें हो चुकी हैं, उनके पास इतने क्रिकेटर्स हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, इतने सपोर्ट स्टाफ है कि वो एक साथ दो दो टीमें खिला सकते हैं। तो और अलग अलग FTPs बनेंगे तो इससे फायदा क्या क्या हो सकता है? तो पहला फायदा होगा कि ज्यादा क्रिकेट हो पाएगा, क्योंकि एक ही टीम, अब हमको डेली क्रिकेट देखने को मिल सकता है, एक टीम आज खेल रही है एक टीम कल, ऐसे लगातार क्रिकेट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा हो पाता है। टू टीम्स एक टाइम पे बनाना ये दिखाता है उस बोर्ड की, उस नेशन की क्रिकेट रिचेस को, क्योंकि अगर एक ही नेशन दो दो टीमें खिला रहा हो अपनी, तो इसका मतलब साफ है कि उसके पास बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छा पैसा है। तो हर टीम हर जगह से हमें इन चीज का पॉजिटिव देखना चाहिए कि अगर ऐसा हो पाता है कि कोई नेशन अपनी दो स्ट्रॉन्ग टीमें बना सकता है जो अलग अलग जगह पे एक साथ खेल सकती है और जीत सकती है, तो उन्हें उस चीज का राइट दे देना चाहिए कि वो अपना टीमें बनाए और खेले। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि इस चीज को हमें भरनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही इस तरह का काम होगा तो पहली बात हमें ज्यादा क्रिकेट देखने को मिलेगा, ज्यादा क्रिकेट देखने को मिलेगा, क्योंकि दो टीमें हैं, एक टीम मान लीजिए अभी इंडिया की टीम है तो वो पहले इंग्लैंड खेल रही है, फिर बीच में वो श्रीलंका के साथ खेल रही है और फिर इंग्लैंड के साथ खेलेगी, तो ये लगातार मैचेस हो जाएंगे इंडिया के। अगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस होते तो शायद वही टीम बार बार ट्रैवल कर रही होती। चूंकि ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस नहीं है, पूरी दुनिया कोविड से परेशान है, तो अलग अलग टीमों की जरूरत पड़ी। लेकिन अगर ये जो सीरीज होती वो क्लैश कर रही होती कि उसी टाइम में श्रीलंका का दौरा होता, उसी समय इंग्लैंड का दौरा होता, तो क्या हो सकता था कि एक दिन श्रीलंका का मैच हो रहा है और अगले दिन इंग्लैंड का मैच हो रहा है इंडिया के साथ, तो लगातार मैचेस हो सकते। इससे क्या फायदा कि एक तो हमें पहली बात ज्यादा क्रिकेट देखने को मिलता, दूसरी बात क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं उनको फायदा होता, क्योंकि जितना ज्यादा क्रिकेट उतना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा रिवेन्यू, और जितना ज्यादा रिवेन्यू उससे वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट और भी सोलिडिफाई कर सकते थे, पूरे विश्व में अपना वर्चस्व बना सकते हैं। स्पेशली जो बोर्ड्स हैं जैसे BCCI, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, तो इन सभी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है कि क्योंकि जितना ज्यादा पैसा होगा वो अपने डोमेस्टिक लेवल पे उस चीज को लगा सकता है और डोमेस्टिक जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। जितना ज्यादा डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, जितना वो लीडर बोर्ड स्ट्रॉन्ग होगा, सभी स्टेट से अगर प्लेयर्स आएंगे, अगर इंडिया की बात करें, हर जो स्टेट एसोसिएशन है वहां से प्लेयर्स अच्छे निकलेंगे, अच्छा काम होगा, तो ये इंडिया को अल्टीमेटली फायदा करेगा। उनके पास अच्छे खिलाड़ी होंगे और वो दो दो टीमें अच्छे से खिला पाएंगे, और जो नए उभरते खिलाड़ी आएंगे उनकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी और वो भी क्रिकेट को अच्छे से परस्यू कर पाएंगे। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि खिलाड़ी अपना सपना पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि जो रणजी लेवल के खिलाड़ी हैं या उससे थोड़े नीचे के खिलाड़ी हैं उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता है खेल के कि वो अपनी फैमिली को खिला पिला सके। तो अगर वो ऐसा होता है तो उनको थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलेगा और वो मोर प्रोफेशनल तरीके से अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं क्रिकेट के अंदर। तो अभी तक हमने दो फायदे देखे, पहला होगा कि ज़्यादा क्रिकेट को देखने को मिलेगा, दूसरा होगा कि रेवेन्यू बढ़ेगा क्रिकेट बोर्ड्स का, जिससे अल्टीमेटली क्रिकेट को फायदा होगा, नेशंस को फायदा होगा। तीसरी चीज जो आती है कि ज्यादा टीमें खेल पाएंगे। वो क्यों? क्योंकि अभी देखिए अगर इंडिया दो टीम खिला रहा है अपनी, एक श्रीलंका के साथ खेल रही है, एक इंग्लैंड के साथ खेल रही है, तो श्रीलंका की भी क्रिकेट हो रही है, इंग्लैंड की भी क्रिकेट हो रही है, इंडिया को डबल फायदा, दो दो टीमें खेल रही है, दोनों जीत रही हैं।
तो इस तरह भी ज़्यादा टीमें खेल सकेंगी। और इस चीज़ का मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो नए क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जैसे नेपाल क्रिकेट बोर्ड, यूएसए, जिनमें मतलब अभी उस तरह की सॉलिडिटी नहीं है जिस तरह की इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन क्रिकेट बोर्ड्स के अंदर है। इनके पास जो पैसा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी ऐसी चीज़ें नहीं है। तो इनके लिए शायद वो ज़्यादा फायदेमंद साबित हो, क्योंकि वो टीमें जो मेन हेड हैं क्रिकेट में, उनकी सेकंड स्ट्रिंग टीमों के साथ खेल सकते हैं, जो कि उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी जितनी कि उनकी फर्स्ट स्ट्रिंग टीमें होती हैं। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो एक फर्स्ट स्ट्रिंग टीम जैसे इंडिया और इंग्लैंड आपस में खेल रहे हैं और इनकी सेकंड स्ट्रिंग टीमें एक खेल सकती है नेपाल के साथ, एक खेल सकती है अफगानिस्तान के साथ। इससे क्या होगा कि अफगानिस्तान, नेपाल जैसे जो क्रिकेट बोर्ड्स है उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़्यादा मिल पाएगा, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की वो क्रिकेट खेल पाएंगे। तो इससे उनको भी रिवेन्यू मिलेगा, क्योंकि अब ज़्यादातर जो सीरीज होती है वो बड़े क्रिकेट बोर्ड्स के साथ होती हैं और हम छोटे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। जैसे नीदरलैंड, स्कॉटलैंड हुए, इन सब के साथ उतना ध्यान नहीं दे पाते क्रिकेट बोर्ड्स, ज़्यादा क्रिकेट नहीं हो पाती है। अगर ज़्यादा क्रिकेट वो खेलेंगे तो उतना ही ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर जो चीज़ है वो बहुत ही मायने रखती है। जिस तरह से जैसे जैसे वो खेलते जाएंगे तो उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, जैसे ही पैसा आएगा वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, और इससे क्रिकेट को अल्टीमेटली बढ़ोतरी मिलेगी। तो उन जो लोअर जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जो अभी क्रिकेट में नए हैं, जिनकी इतनी पकड़ नहीं है, उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा होगा और अल्टीमेटली क्रिकेट ऊपर जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये काम करना चाहिए, क्योंकि अब जो भी ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं वो इस बात पे हैं कि जिन टीमों के साथ वो सेकंड स्ट्रिंग टीमें खेल रही हैं, क्या उनके लिए ये सही है? उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए कि आप उनको सेकंड स्ट्रिंग टीम में भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल गलत नहीं है इसमें। क्योंकि अगर श्रीलंका के खिलाफ इंडिया की सेकंड स्ट्रिंग टीम जीत सकती है तो फर्स्ट स्ट्रिंग टीम क्यों भेजी जाए? सेकंड स्ट्रिंग टीम जीत रही है और श्रीलंका उसको अच्छा कंपटीशन देगी, उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होगा, रिवेन्यू के अच्छा होगा, नए प्लेयर्स को मौका मिल पाएगा। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सके अगर इम्प्लीमेंट कर सकती है आईसीसी और बाकी क्रिकेट बोर्ड्स मिलके, तो मैं चाहूँगा कि ऐसा हो जाए। फिर इससे लेकिन वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और ये चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह जितनी भी ट्रॉफीज हैं उनमें काउंट होगा सिर्फ एक नेशन की एक ही टीम। क्योंकि अगर मान लीजिए वर्ल्ड कप होता है और अगर इंडिया अपनी 2 टीमें भेज देगा तो उसके तो चांसेस अपने आप ही बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक नेशन की वर्ल्ड कप में एक ही टीम हो सकती है, इस तरह का कुछ सुझाव सामने रखा गया है। तो ये ओवरऑल एक अच्छी चीज़ होगी अगर 2-2 टीमें एक साथ खेलने का उन्हें मौका मिल जाए। तो ओवरऑल क्रिकेट के लिए भी, क्रिकेट बोर्ड्स के लिए भी, क्रिकेट फैंस के लिए भी, और जो लोअर क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी बात होगी। अब बात करते हैं जो श्रीलंका के लिए टूर करेगी टीम, उसमें हमने कैप्टन को चूज नहीं किया था। तो उसमें कैप्टनसी के लिए कौन कौन दावेदार हैं? अगर पूरी टीम को देखा जाए तो उसमें जो जो नाम सामने निकल कर आते हैं उनमें से एक नाम है शिखर धवन का, जो पहले सनराइजर्स हैदराबाद को, दिल्ली को लीड कर चुके हैं। सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल में और दिल्ली को रणजी ट्रॉफी में या फिर डोमेस्टिक लेवल पर लीड कर चुके हैं। उसके बाद नाम आता है भुवनेश्वर कुमार का, जो भी सनराइजर हैदराबाद को लीड कर चुके हैं पहले। उसके बाद श्रेयस अय्यर, जो दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई के कप्तान हैं। दिल्ली कैपिटल्स को वो आईपीएल में लीड करते थे, इस साल आईपीएल से बाहर होने से पहले तक वो कप्तान थे दिल्ली कैपिटल्स के और अच्छी कप्तानी कर रहे थे। और ये एक इंडिया के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि फिलहाल हमारे पास विराट कोहली, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे हैं तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करने के लिए। विराट कोहली कप्तान है, टेस्ट में अगर चाहिए होता है तो रहाणे है, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में चाहिए होता है तो हमारे पास रोहित शर्मा है। लेकिन इनके बाद अगला कप्तान कौन? तो श्रेयस अय्यर है एक। उनके अलावा अगर यंगस्टर्स में देखा जाए तो अभी पहले इस टीम की बात करते हैं। इसमें श्रेयस अय्यर जो मुझे लगता है सबसे पोटेंशियल जो कप्तान हो सकते हैं वो श्रेयस अय्यर होंगे। उसके अलावा संजू सैमसन भी, लेकिन मुझे लगता है कप्तान उसको वही हो सकता है जो सभी मैचेस खेल पाए, और श्रेयस अय्यर संजू सैमसन से पहले वो खिलाड़ी आते हैं जो कि बाकी के पूरे मैचेस खेलेंगे। तो हो सकता है श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया जाए, हो सकता है शिखर धवन या भुवनेश्वर कुमार में से कोई कप्तान बनाया जाए। तो इनमें से जो भी मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर और शिखर धवन के सबसे ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, लेकिन बाकी अब जो भी होता है देखते हैं आगे। बाकी जो अभी फ्यूचर कैप्टन्स की बात कर रहे थे हम, उसके अंदर फ्यूचर कैप्टन में देखें तो कौन कौन हो सकता है। इनके बाद हमारे पास अलग अलग कैप्टन्स के क्या क्या विकल्प है। पहला आता है KL राहुल, जो कि आईपीएल में पंजाब किंग्स को लीड करते हैं और अच्छा लीड करते हैं।
अच्छा रन स्कोर करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी हाई है। उसके बाद नंबर आता है श्रेयस अय्यर का, जो लीड कर सकते हैं। फिर उन्हीं के साथी हैं ऋषभ पंत। इनमें से हमें देखना होगा कि किसमें कितनी कैपेबिलिटी है। इनमें से मुझे बेटर लगते हैं केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, और केएल राहुल से शायद थोड़ा सा बेहतर मुझे लगते हैं श्रेयस अय्यर। लेकिन अगर केएल राहुल को भी फ्यूचर में कप्तान बनाया जाएगा तो शायद वो भी अच्छा काम करेंगे। तो ये इंडिया के लिए सब फ्यूचर की बातें हैं, तो देखते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बाकी जो भी है सब अच्छा है। अब बात करते हैं किस चीज़ की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होगा 18 से 22 जुलाई के बीच, सॉरी जुलाई नहीं जून, 18 जून से लेकर 22 जून के बीच में। तो 18 जो जून की तारीख है, 18 जो तारीख है वो इंडिया के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि 18 तारीख को ही 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हारा था इंडिया, 18 तारीख को ही बांग्लादेश से हारा था इंडिया, तो 18 तारीख को ही जिम्बाब्वे से हारा था। तो ये एक बहुत ही अच्छी तारीख नहीं मानी जाएगी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। ये अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे प्रेडिक्शन फेल है, किसी भी तरह के प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं जो भी होगा, जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता